चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंड में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 10 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गैंडसैंड में मौजूद होंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के 25 साल पूरा होने पर राज्य में रजत जयंती कार्यक्रम चल रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से आयोजित महोत्सव का सीएम धामी ने उद्घाटन किया और यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम धामी ने यहां साइकिल भी चलाई। 6 नवंबर को दून के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ युवा महोत्सव 8 नवंबर तक चलेगा। हल्द्वानी की रजत जयंती पर पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया गया। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीदों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सीएम ने ये भी कहा कि वीर सैनिकों की याद में देहरादून में सैन्य धाम बन रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया और सीएम ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सैनिकों का अपमान करते हैं और मनोबल गिराने का काम करते हैं। जब हमारी सेना अपनी शौर्य गाथाओं से देश का गौरव बढ़ा रही है, तब कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो हमारे जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। कल ही एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। हल्द्वानी में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी को उनके पिता की तस्वीर भेंट की गई। सीएम धामी ने कहा कि पिताजी की फोटो भेंट की गई तो हृदय भावनाओं से भर गया। उन्होंने कहा कि उन सभी वीर सैनिकों को नमन जिन्होंने राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। पावन कर दो, पुष्पांजलि से बना दो मुझे, ये जीवन विधाता ने मुझको दिया जो वतन पर मिटाने का हक हो मुझे, वतन पर मिटाने का हक हो मुझे। ये सुप्ति चरितार्थ होती है ऐसे सैनिक पुत्र से जिन्होंने सेना के जज्बों को हमेशा हमेशा अभिनंदन। तो रजत जयंती के मौके पर आयोजित रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस लाइन में चल रही है ये परेड। राज्यपाल और सीएम धामी समारोह में मौजूद है। तो देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के मौके पर कई अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वक्त जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं ये रजत जयंती रैतिक परेड की है, जहां पर राज्यपाल मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। पुलिस लाइन में यह आयोजन किया गया है, परेड आयोजित की गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में मौजूद हैं। मंच पर मौजूदगी है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, सभी हमारे आदरणीय दायित्वधारी, समस्त आंदोलनकारीगण एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, गौरव सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धगण एवं उनके
पारिवारिक जन, राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी जी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, अन्य सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, पुलिस के सभी अधिकारीगण, सभी वीर जवान, स्काउट एवं गाइड्स, एनसीसी के सभी आए हुए सभी कैडेट्स, सम्मानित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्मः उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका
पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। 3 दिन तक चले विधानसभा के स्पेशल सत्र के दौरान भी ये मसला छाया रहा और अब सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि राजधानी के मुद्दे पर विन विन सिचुएशन लाया जा सकता है। 6 महीने गैरसैंण को और 6 महीने देहरादून को स्थायी राजधानी बनाया जा सकता है। मेरी योजना थी, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो डायरेक्टरेट्स हैं, इनको मैंने कहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ये जगह डायरेक्टरेट खोल दिए होते, कुछ सचिवालय के कुछ अंग वहाँ खोल दिए होते, आज समस्या ही नहीं होती। अब तक गैरसैंण में जाने कितने ही डायरेक्टरेट खुल गए होते। श्रीनगर जम्मू चल सकती है, 6 महीना वहाँ, 6 महीना वहाँ। बम्बई नागपुर चल सकती है, तो आखिर उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती है? वहाँ धीरे धीरे इतना भव्य दिव्य विधान भवन बन गया है, तो आप 6 महीना वहाँ चलाइए। ये हैं अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देहरादून के बजाय हर जिले में एक निदेशालय हो। ठीक इसी तर्ज पर उन्होंने राजधानी के बंटवारे की बात भी कही। 6 महीने गैरसैंण से, 6 महीने देहरादून से शासन चलाया जाए, लेकिन कोश्यारी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस विवाद की जड़ भगत सिंह कोश्यारी खुद ही हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार में राजधानी तय करने की जिम्मेदारी कोश्यारी की ही थी।
वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। उसके मुताबिक पहली निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने जानबूझकर राज्य को असमंजस में छोड़ा। ये नासूर तो कोश्यारी जी का पैदा किया हुआ ही। नित्यानंद स्वामी जी और कोश्यारी जी को जिम्मेदारी दी थी केंद्र की सरकार ने कि आपको अंतरिम सरकार में पहले स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इनका मूल काम यही था कि राज्य की राजधानी तय करें, लेकिन 14 महीने इन दोनों ने मुख्यमंत्री के रूप में जो अत्याचार और अन्याय उत्तराखंड के लोगों के साथ इस मायने में किया कि राजधानी तय नहीं करी आपने। राजधानी तय न करने के कारण आज वो नासूर बना हुआ है। तिवारी जी पूरे 5 साल तक अपनी कुर्सी बचाते रह गए आंतरिक संघर्ष के कारण, इसलिए राजधानी का गठन उस समय नहीं हो पाया। इसलिए आज जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, असत्य हैं। और ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि किस तरह से इन्होंने पहली 5 वर्ष की सरकार चलाई। यानी 2027 से पहले एक बार फिर स्थायी राजधानी का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। सदन में संग्राम के बाद अब सड़कों पर सियासत होने लगी है। चुनाव आते आते ये मुद्दा कौन सा नया गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो रामनगर में सीएम धामी ने बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और बिहार की जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। बिहार की जनता क्योंकि वहाँ महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के अवसर हो, उद्योग धंधे हो, सुशासन हो, सभी काम आगे बढ़े। बिहार की जनता उस काम को अनवरत रूप से आगे बढ़ाएगी और बड़े बहुमत की वहां पर एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। खबर देहरादून से। यहां गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्राइमरी शिक्षा के निदेशक अजय नौडियाल की एक महिला पत्रकार से झड़प हो गई। मामला शिक्षा विभाग के बाहर डीएलडी प्रशिक्षु के धरने से जुड़ा है, जिसे लेकर आज सभी प्रदर्शनकारी शिक्षा निदेशालय पहुंचे। निदेशक अजय नौडियाल का कहना है कि उन्होंने 4 से 5 लोगों को अपने ऑफिस में आने की बात कही थी, लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में लोग उनके कैबिन में घुस आए, हंगामा करने लगे। तभी महिला पत्रकार जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो अधिकारी ने उसे रोका। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। महिला पत्रकार और अजय नौडियाल आपस में उलझ गए और ये वीडियो आपके सामने।